आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर, एक ऐसा मंच जहां तथ्य, तर्क और तैयारी तीनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों की। तो कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों से सपनों तक की ये धमाकेदार यात्रा। अंत तक जुड़े रहिएगा हमसे। बहुत बेहतरीन प्रश्नों का समावेश किया गया मैंने इस श्रृंखला में। और पहला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? भारत का पहला क्वांटम मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ए, डिजिटल मुद्रा प्रबंधन। बी, क्वांटम संचार और कंप्यूटिंग। सी, अंतरिक्ष विज्ञान। डी, कृषि में सुधार। इस प्रश्न का सही जवाब है, आपको बताना है, कमेंट्स करके जवाब देना है हमें। और सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वांटम संचार और कंप्यूटिंग। भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत की है, जिसका जो उद्देश्य है क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग और मीट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स। भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व दिलाना है। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लिए तकनीकी विकास की नींव रखनी है। साइबर सुरक्षा, रक्षा, बैंकिंग और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में क्वांटम आधारित समाधान प्रदान करना है। हैक प्रूफ संचार प्रणाली को विकसित करना। इससे होगा क्या, इस क्वांटम तकनीकी से सुपर फास्ट कंप्यूटर विकसित होंगे हमारे यहाँ। डेटा ट्रांसफर और साइबर सुरक्षा अधिक सुरक्षित होगी। रक्षा, विज्ञान और मौसम जैसे क्षेत्रों में सटीक भविष्यवाणी होगी। दूसरा प्रश्न है आपसे, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? ए, जल शुद्धिकरण। बी, उर्वरक उर्वरकों में उपयोग उर्वरक उपयोग में कमी। सी, स्वास्थ्य बीमा। डी, महिला सशक्तिकरण। बताना है, सही जवाब देना है आपको। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? और इस योजना का उद्देश्य ऑप्शन बी सही है, उर्वरक उपयोगों में कमी। पीएम प्रणाम योजना का जो फुल फॉर्म है, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इस योजना के तहत जो हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसे कम करें, प्रकृति व टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। भारत में उर्वरकों पर भारी सब्सिडी दी जाती है, हर साल 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की। और इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। तो इस योजना के तहत हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे, जिससे धरती माता को संरक्षित किया जा सके। अगला प्रश्न है, लाइफ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइफ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सैन्य सुधार। बी, डिजिटल साक्षरता। सी, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। डी, महिला सुरक्षा। बताना है आपको कमेंट्स करके। और इस प्रश्न का सही जवाब है, जैसा कि आपको देखकर ही लग रहा होगा, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। ऑप्शन सी सही है। लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल, ये बड़ी काम की चीज है। हिंदी में अर्थ है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। हमें एक तरह की जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, जिससे पर्यावरण के लिए हम कुछ बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे बताया गया इस आंदोलन के द्वारा, एक ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, यानी कम प्रदूषण, कम बर्बादी और ज्यादा सतत उपयोग। लोगों को केंद्र में रखकर जलवायु परिवर्तन से लड़ना, यानी हर व्यक्ति अपनी आदतों और क्रियाओं के जरिए पृथ्वी की रक्षा कर सकता है। जैसे उपयोग करो फेंको, ये पहले नीति थी ना, यूज एंड थ्रो। इस संस्कृति को बदलना है, अब इसके बजाय रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को अपनाना है। दूसरा, ऊर्जा, पानी और संसाधनों की बर्बादी को रोकना है। जैसे बिजली की बचत कर सकते हैं, पानी का संरक्षण कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का परहेज कर सकते हैं, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। हर नागरिक को प्रो प्लेनेट पीपल बनाना है, यानी हर कोई पर्यावरण की रक्षा में भागीदारी बने। 2021 में ग्लासगो से शुरू हुआ था ये सम्मेलन, ये जो आंदोलन है, अब तो ये वैश्विक आंदोलन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की घोषणा की थी, एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं इसे समर्थन दे रही हैं। एलईडी बल्ब का उपयोग कर सकते हैं, बिजली बचेगी। पानी की टोटी बंद कर सकते हैं, कपड़े के थैले का उपयोग कर सकते हैं, कम दूरी पर वाहन की बजाय पैदल चलकर जा सकते हैं। ये सारे काम आप छोटे छोटे हैं, लेकिन करेंगे तो असाधारण दिखेगा भैया। लाइफ अभियान का लक्ष्य है एक ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा देना जो साधारण दिखे, लेकिन पर्यावरण के लिए असाधारण असर डाले। तो ये छोटे छोटे प्रयोग करके, छोटे छोटे बदलाव लाके हम बहुत कुछ कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। अगला प्रश्न है,
6G नेटवर्क पर रिसर्च के लिए कौन सा संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है? इनमें से कौन सा संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है 6G नेटवर्क पर रिसर्च के लिए? ए डीआरडीओ, बी आईएसआरओ, सी आईआईटी मद्रास, डी बीएआरसी बार्क, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। जो 6G तकनीकी है ये 5G से लगभग 100 गुना तेज स्पीड देगी। होलोग्राम कॉल, वर्चुअल रियलिटी, टेलीपोर्टेशन जैसी सुविधाएं हैं इसमें। कम लेटेंसी, ज्यादा भरोसेमंद नेटवर्क, एआई और सैटेलाइट नेटवर्क का गहरा एकीकरण है। पांचवा प्रश्न है ई रूपी किसने विकसित किया? इनमें से किस संस्था ने ई रूपी विकसित किया है? एसबीआई, आरबीआई, एनपीसीआई, यूआईडीएआई, उडाई। ई रूपी इनमें से किसने विकसित किया है बताना है आपको। 10 प्रश्न है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप अंत तक रहिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूरोपीय कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट वाउचर सिस्टम है जिसे विकसित किया गया एनपीसीआई द्वारा। यूरोपी क्या है जान लीजिएगा। यह एक प्रीपेड डिजिटल वाउचर है जिसे एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मोबाइल पर भेजा जाता है। इससे बिना बैंक खाते, बिना कार्ड और बिना इंटरनेट के भी उपयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि धनराशि केवल निर्धारित उद्देश्य पर ही खर्च हो। उदाहरण, अगर सरकार किसी को टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं या छात्रवृत्ति देने के लिए फंड भेजती है तो वो सीधे ई रूपी वाउचर भेज सकती है। उपयोगकर्ता उस वाउचर को केवल निर्धारित अस्पताल या केंद्र पर ही उपयोग कर सकता है, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। ई रूपी एक डिजिटल इनोवेशन है जो लक्षित और पारदर्शी सरकारी सहायता वितरण को सरल बनाता है। अगला प्रश्न है ए टू प्लस एफ एल प्लस सी टू किससे जुड़ा है? ए टू प्लस एफ एल प्लस सी टू किससे जुड़ा है? ए एमएसपी निर्धारण, बी शिक्षा बजट, सी स्वास्थ्य बीमा, डी रेलवे किराया। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित है। समझा देते हैं क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह कीमत है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम गारंटी के तौर पर देती है ताकि उन्हें बाजार में नुकसान ना हो। ए टू प्लस एफ एल प्लस सी टू क्या है? ये कृषि लागत के आकलन के 3 प्रमुख घटक हैं। ए टू में आता है, इसमें किसान द्वारा बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी आदि पर जो पैसा खर्च हुआ है वो शामिल होता है, यानी जो जेब से नगद खर्च किया गया है वो ए टू के अंतर्गत आता है। एफ एल, इसमें फैमिली लेबर, इसमें किसान के परिवार द्वारा खेत में किए गए श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है, मतलब भले ही पैसा ना दिया गया पर उसका मानवीय मूल्य जरूर आंका जाता है। सी टू कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, ये सबसे व्यापक लागत मानी जाती है। इसमें शामिल होते हैं ए टू और एफ एल, जमीन का किराया भले ही खुद की हो, स्थानीय संसाधनों पर ब्याज, प्रबंधन का मूल्य, रिस्क एंड मैनेजमेंट कोर्स। ये स्ट्रक्चर है उसका, समझाया गया है इंग्लिश में। आगे बताते हैं हम इसके बारे में आपको। सी टू असल में किसान की पूरी लागत को दर्शाता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश एमएसपी बराबर जो सी टू प्लस 50% प्रॉफिट, इससे किसानों को उनकी लागत का पूरा लाभ मिल सके। एमएसपी कैसे तय होती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग इन लागतों का मूल्यांकन करता है। सरकार आमतौर पे ए टू प्लस एफ एल के आधार पे एमएसपी तय करती है। कभी कभी मांग होती है एमएसपी को सी टू के 50% लाभ के साथ तय किया जाना, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है 8वां, भारत में सबसे तेज बढ़ता सेक्टर कौन सा है? इनमें से सबसे तेज बढ़ता सेक्टर कौन सा है? कृषि, बी निर्माण, सी सेवा क्षेत्र, डी रेलवे। भारत में सबसे तेजी से बढ़ता सेक्टर कौन सा है? कृषि, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत की सबसे तेजी से बढ़ती शाखा है जो न केवल देश की जीडीपी का मुख्य स्तंभ है बल्कि निर्यात, रोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी इनकी खास भूमिका है। लेकिन नौकरियां मिल किसे रही हैं ये पता नहीं चल रहा है। अगला प्रश्न है 9, 9वां प्रश्न, पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस क्या है? 9वां प्रश्न है पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस क्या है? ए शिक्षा, बी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
सी महिला सुरक्षा, डी रक्षा बजट। मैंने एक तुक्का मारने की ट्रिक बताई थी आपको, अगर याद हो आप लोगों को। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति योजना है। इसके 7 प्रमुख इंजन हैं, जिनमें आता है रेलवे, सड़कें, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 प्रमुख योजना है, ये इंजनों पर आधारित ये योजना है पीएम गति शक्ति। इसके तहत काम क्या होगा ये देख लीजिएगा। मीलों हम आ चुके हैं, मीलों जाना बाकी है। इसके तहत बहुत काम हो गया है, हो भी रहा है। जैसे 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, 1600 मिलियन टन माल ढुलाई, 220 एयरपोर्ट्स, 11 औद्योगिक गलियारों का विकास, 38 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन और 25,000 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक विकास। मतलब इन सारे जब ये सारे काम हो जाएंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो $5 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी। 10वां प्रश्न है, किस राज्य ने पहला क्लाइमेट बजट पेश किया? इनमें से किस राज्य ने पहला क्लाइमेट बजट पेश किया? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी असम, डी पंजाब। कहीं मत जाइएगा, आखिरी सवाल का जवाब 11वां आप कमेंट्स करके बताना है, वो सवाल भी जानना है। पहले तो इस सवाल का जवाब देना है इस प्रश्न का। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है तंजावर में, ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में है, सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में है। और 7वीं 8वीं सदी में यहाँ ग्रैनाइट की मूर्तियां हिंदू मिथक कथाओं को दर्शाती हैं, महाबलीपुरम की हैं। जो भरतनाट्यम लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। जलीकट्टू एक खेल है, एक त्योहार मनाया जाता है यहाँ पे पोंगल, उसमें ये खेल खेला जाता है जलीकट्टू, जिसमें आदमी बैल के साथ लड़ता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। गोलू, ये घरों पे, आम घरों के मंदिर सजाए जाते हैं इससे। ये पोलियट्टम अद्वितीय लोक नृत्य, जिसमें कलाकार अपना शरीर बाघ की तरह रंगते हैं और ग्रामीण परंपराओं को जीवित करते हैं। ये प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण किस राज्य में चल रहा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण किस राज्य में चल रहा है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। इसका सही आंसर क्या है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी असम। और कुछ लाइनें थी मुझे अच्छी लगी, कुछ पंक्तियां हैं तो आपको भी सुना दूं, आपको भी अच्छी लगेंगी उम्मीद है। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है, जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है, जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है, जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले से जख्मों के निशान थे, जिस जगह पहले से जख्मों के निशान थे, फिर वहीं चोट मारी जा रही है। आपके कितने प्रश्न सही थे ये कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।